देखो, तुम लोग को हाई स्कूल को आज आवर्त सारणी पीरियाडिक टेबल शुरू होगा। तो बहुत से लड़के नहीं, इनके पास व्यवस्था नहीं पढ़ पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे, फिर इसको दोबारा करेंगे। जुलाई से अगर चांसेस बनता है स्कूल खुलने का तो उसको देखा जाएगा, या आगे जब भी होगा तो कवर कर लेंगे। हम लोग समर्थ नहीं देना, 1.5 महीने 2 महीने सब कवर कर लेंगे। नवंबर दिसंबर मिल जाएगा तब भी कवर कर लेंगे सब। कुछ परसेंटेज तो ही जा रहा है, आगे भी हो जाएगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सही होगा, अच्छा होगा। यहाँ अच्छा होता है, खराब होता ही नहीं है। तो आवर्त सारणी, देखो आवर्त सारणी पढ़े पढ़े तमाम तत्व खोजे गए और सारे तत्वों का अध्ययन करना अलग अलग ये कठिन था। तमाम वैज्ञानिक, तमाम लोग अपने अपने अलग अलग ढंग से विचार दिए कि ऐसे तत्वों की श्रेणी बनाई जाए जो कठोर धातु हैं उनको एक साथ रखें, जो मुलायम एक साथ रखें। फिर रंग पे आया कि रंगों के आधार पे सब करें, फिर गंध के आधार पे, तमाम अलग अलग विचार तमाम लोग दिए नहीं। और तो वो जो सारी चीजें थी उनको नहीं, उसको पीछे देखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन क्या विचार दिए। सीधे आवर्त मेंडलीव पे आते। मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया और लगभग थोड़ी सी गलती कर दिए, बाकी सब कुछ बहुत ही ठीक ठाक था उनका। एक श्रेय जाता है उन्हीं को। ठीक है, आधुनिक वालों ने फिर उसको, उनकी जो कमी थी, जो गलती थी, उसको सुधारे और जा करके फिर नया दिए तो दूसरी चीज। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो काम था वो मेंडलीव ने किया। महान वैज्ञानिक थे मेंडलीव। तो इन्होंने क्या किया, तत्वों की एक श्रेणी सारणी बनाई। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, परमाणु भार के आधार पर इन्होंने तत्वों की एक सारणी बनाई। क्या आधार क्या बनाया सारणी, कैसे? यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो इन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन, पीरियाडिक फंक्शन, अर्थात एक निश्चित समय बाद तत्वों के, कुछ समय बाद तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होगी। जो पहले वाला तत्व था उसका गुण 8वें वाले तत्व से ऐसे मिलता जाएगा, एक उसमें 8वां जो भी कुछ रहा होगा इस तरह से। यानी कुछ समय बाद तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होगी, जो सेम गुण उसका तो वही गुण इसका भी हो जाएगा। तो इस तरह से सारणी बनाया उन्होंने, परमाणु भार को आधार बना के। तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब और इसी को कहा जाता है मेंडलीव का आवर्त नियम, पीरियाडिक लॉ ऑफ मेंडलीव का आवर्त नियम। तो किस पर उन्होंने सारणी बनाई? परमाणु भार की। गलती भी यही कर दी है, परमाणु भार, ये गलती उन्होंने कर किया इस तरह से। गलती क्यों किया? देखो यार, परमाणु भार किसी भी तत्व का यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, अद्वितीय गुण नहीं है। मतलब अगर किसी तत्व का परमाणु भार 40 है, कोई दूसरा तत्व भी हो सकता है जिसका परमाणु भार 40 है। एक तत्व का 40 है, दूसरे का भी 40 हो सकता है। तो ये परमाणु भार उसका अद्वितीय लक्षण नहीं है कि उसका 40 है सिर्फ उसका 40 रहेगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, अगर मान लो जो तत्व ऐसे, इनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम इनको रखना है तो किसको रखें? इसको फेल हुआ, ये रखे कि दूसरी गलती क्या थी, दूसरी कमी क्या थी परमाणु भार में? परमाणु भार होल नंबर नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि होल नंबर हो, दशमलव में हो सकता है, 74.7 ये तो ठीक है, 73 रखो, फिर इसके बाद 74 रखो परमाणु भार, एक संख्या होती है। अगर दशमलव में तो उसको कहां रखा? ये खाना होता है 73वां, 74वां, 75वां ऐसे। तो ये परमाणु भार भिन्न दशमलव भी होता है,
दशमलव होता है, तो अब उसको रखना और बड़ी लंबी समस्या थी। तो ये मेंडलीफ ने ये जो कमियां थी दोनों नहीं दे पाए, और वो जो थे उनके साथ थे, बहुत पूछे और काम तो उन्होंने बहुत किया, बहुत नए नए तत्वों को जिनकी खोज नहीं हुई थी उनकी भविष्यवाणी कर रखा था कि ये होंगे, इनका नाम तक रख दिया और एक उसका प्रमाण भार भी प्रेडिक्ट कर दिया, भविष्यवाणी कर दी इसका ये प्रमाण भार भी होगा। तो आगे हम देखेंगे इनमें क्या कमियां थी कि प्रमाण भार में, और कैसे कैसे था, इसका लाभ क्या हानि सब देखा जाएगा। पहले डिटेल पढ़ो तो हम बताते हैं। तो आधुनिक वालों ने क्या इसको देखा क्या? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से बनी? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी प्रमाण क्रमांक के आधार पर बनाई। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी, प्रमाण क्रमांक। क्योंकि प्रमाण क्रमांक किसी तत्व का यूनिक लक्षण होता है, द्वितीय गुण होता है। किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक एक है और किसी भी तत्व का प्रमाण क्रमांक एक नहीं हो सकता, यूनिक होता, द्वितीय। और दूसरा, प्रमाण क्रमांक कभी दशमलव नहीं हो सकता, कभी भी दशमलव नहीं हो सकता। तो ये दो लाइन, ये यूनिक लक्षण है और कभी ये दशमलव नहीं हो सकता। इसलिए आधुनिक वालों ने क्या किया, तत्वों को उनके प्रमाण क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा। यदि तत्वों को उनके बढ़ते प्रमाण क्रमांक में रखा जाए, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके प्रमाण क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, प्रमाण क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। और जब प्रमाण क्रमांक के आधार पर इन्होंने रखा, तो फिर इसके आगे जब एक सारणी बनाने की उसमें बात आई, तो सबसे पहले क्या हुआ कि प्रमाण क्रमांक को मेन आधार बनाया। फिर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस समय एसपीडीएफ कोर्स में हो चुके थे, इस तरह से एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष को 9th में बता दिए हम। तो अब क्या इन्होंने किया, इन्होंने कि पूरे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक। तो तुम लोग 9th में पढ़ाया, बिना रहे इसको पढ़ाया हमने। 1:2 एसपीडीएफ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में बांट दिया। अब ये यहाँ ये आया कि किसको एस ब्लॉक कहें, किसको पी ब्लॉक कहें, किसको डी ब्लॉक कहें, किसको एफ ब्लॉक। कौन से तत्व एस ब्लॉक में होंगे, किसको पी ब्लॉक में होंगे, किसको डी ब्लॉक में जाएगा, कौन एफ ब्लॉक में जाएगा। तो इसके लिए एक सबसे आसान तरीका था, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाए वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। अगर सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में जाता है तो सोडियम को यस ब्लॉक में रखा जाएगा। नाइट्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाए वही उसका ब्लॉक होगा, तो नाइट्रोजन को पी ब्लॉक में रखा जाएगा। आयरन लोहा का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो जो जिसमें जाएगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक निर्धारण करना आसान था। जैसे जरा देख लो, एक 21 ले लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 21 हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है, डी में। अंतिम कक्षा तो 4s है, ये सब लिखना सिखा चुके हैं 9th में। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, ये 9th में जबरदस्ती सिखाया गया। जबरदस्ती मीन्स कोई मैंने कहा था कि है नहीं है सब, लेकिन पढ़ाया जाता, बताया जाता है तो क्या होता भी नहीं होता 9th में, वो भी सिखाया जाता बढ़िया से। और इसके पहले भी हमने बताया कि 9th की बात छोड़ो, अब तो 6 से शुरू हो गया है। क्या दिक्कत पड़ती है? अगर लड़का कुछ लिख ले रहा है तो सीखेगा, कुछ 7 में सीखेगा, कुछ 8 में सीखेगा, कुछ 9 में सीखेगा, 10 में और अच्छा सीखेगा, 11 में बहुत बढ़िया सीख लेगा, 12 में सबसे बढ़िया ठीक सीख लेगा। तो ये होता है, नहीं तो 12 तो देखे नहीं।
ये को आता है तो सूत्र नहीं लिख पाता तो क्या होता, काम लिखेगा। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा गया डी में, इसलिए इसको किसमें रखा हमने, डी ब्लॉक में। तो किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाए वही उसका ब्लॉक हो। तो हमारा ब्लॉक निर्धारित हो गया, 4 एसपीडीएफ स्वतः सब जाएंगे, जिसको जहां अंतिम इलेक्ट्रॉन जाए तो उसको उसी ब्लॉक पे रख देंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। फिर इसके बाद क्या हुआ, 2 चीजें और इसमें ब्लॉक के उदाहरण के बाद 2 चीजें और आई, एक आवर्त एक समूह, एक आवर्त और दूसरा समूह, पीरियड और ग्रुप। कौन सा तत्व किस आवर्त में होगा, कौन सा तत्व किस ग्रुप में होगा, समूह में होगा, इसका निर्धारण किया जाए। तो आता है आवर्त। पूरे आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज रेखाएं हॉरिजॉन्टल है, 7 क्षैतिज रेखाएं हॉरिजॉन्टल। आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज रेखाएं हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। प्रथम आवर्त सबसे छोटा आवर्त है। प्रथम आवर्त ऐसे देखो, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। क्या आवर्त हुई, 7 आवर्त। पूछता है तुम्हारे हाई स्कूल में केजी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7। प्रथम आवर्त सबसे छोटा आवर्त है, केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इधर हाइड्रोजन होगा, इधर क्या होगा, हीलियम होगा। तो सबसे छोटा आवर्त है जिसमें क्या तत्व हैं, 2 तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर दूसरा आवर्त 8 तत्व, तीसरा आवर्त 8 तत्व, ऐसे हैं। छठवें 32, 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त, अभी उसके तत्व जगह खाली है इसमें, जो खोजे जाएंगे रखे जाएंगे। 7वां आवर्त अपूर्ण है, अभी पूरा भरा नहीं, जो खोजे हो रही है अपना रख रहे उसमें। तो टोटल कितने हुए जी, आवर्त कितने हुए, 7। आवर्त का निर्धारण कैसे हम जाने कौन तत्व किस आवर्त में होगा, ये भी बड़ा आसान है। किसी तत्व के अंतिम कक्षा, तत्व के अंतिम कक्षा की जो कक्ष संख्या होती है, किसी तत्व के अंतिम कक्षा की जो अंतिम कक्षा की जो कक्ष संख्या होती है वही उसका आवर्त संख्या कहलाती है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है, अंतिम कक्षा की जो कक्ष संख्या होती है वही उसकी आवर्त संख्या कहलाती है। जैसे जरा भी लिखा था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया, अंतिम कक्षा। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा ये हुई चौथी, जो सभी लोग साथ सकते हैं। तीसरी, ये मिलके तीसरी, ये दोनों मिलके दूसरी, याद डालो इसको। इतना कहने के बाद तीसरी कहीं नहीं है, 3D है। 3 के बाद 4 आता है ना, तो आखिरी 4 माना जाएगा। तो चौथी कक्षा अंतिम कक्षा है, इसलिए इस तत्व की आवर्त संख्या 4 होगी। जो भी कोई तत्व है इसको किस आवर्त में रखेंगे, 4 में। ये लाइन देखो, अंतिम कक्षा, यही को जो बड़ी गिनती होती बगल में, सबसे बड़ी गिनती है ये 4, ये अंतिम कक्षा होगी चौथी, यही इनकी आवर्त संख्या कहलाएगी। तो आवर्त संख्या 4 होगा। तो अंतिम कक्षा, अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया। तो जरूर नहीं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, कभी कभी होता अंतिम इलेक्ट्रॉन ही अंतिम कक्षा में जाता है, तो बात दूसरी है। लेकिन अंतिम कक्षा की कक्ष संख्या ही उसकी आवर्त संख्या होगी। फिर इसके बाद आता है समूह संख्या। पूरे आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, बाद में तो छोड़ो, 9 ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिन्हें समूह कहा जाता है। समूह, ये समूह 1 से 8 तक, 1 से 8 तक तथा शून्य समूह। कितने जाएंगे, 1 से 8 तक 8 और शून्य उसमें और जोड़ देंगे, तो वो वाली गणित वाली शून्य में जोड़ना, 8 10 शून्य बराबर 8। शून्य समूह का नाम है, वो भी एक समूह है। 8 1 और एक यहां से 9, तो 9 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। तो समूह कितने हुए, 9।
अब उन समूहों को समूह बांटा गया है, ये देखा गया है 8वें और शून्य समूह को छोड़ दो, 8वें और शून्य समूह को छोड़कर प्रत्येक समूह उप समूह ए और बी में बांटे गए हैं, उप समूह ए तथा बी में बांटे गए हैं। 8वें और शून्य समूह को छोड़ दो, 8वें और शून्य समूह को छोड़ दो तो प्रत्येक समूह उप समूह ए और बी में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट ए बी होता है, फर्स्ट बी, सेकेंड ए, सेकेंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवंथ ए, सेवंथ बी, सेवंथ ए और सेवंथ बी। तो ये हुए, लेकिन 8 ए 8 बी नहीं होता, शून्य और शून्य भी नहीं होता। शून्य समूह और 8वें समूह को छोड़ दो तो प्रत्येक समूह उप समूह ए और बी में बांटा गया है। अब आगे क्या है, ये जो यस और पी ब्लॉक के तत्व हैं, यस और पी ब्लॉक के तत्व, उनको उप समूह ए में डालना, उनके लिए आखिरी में ए लिखना, और डी और एफ ब्लॉक के तत्व को उप समूह बी में। तो बस समूह अब मेन तुम्हारा होगा कल जो बताया जाएगा, उसमें समूह संख्या ज्ञात करना। तो जितनी चीजें आज बताई गई सब याद हो जाए, घर इसको रखना न पड़े, डाल दो समूह संख्या ज्ञात करना।